मेरा मैं आज वर्ग 8 का पाठ 4 छोटा जादूगर शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अब विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए, तभी हम अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने गरीबी पर चर्चा किया है और यह बताया है कि किस तरह से गरीबी में बच्चे अपनी परवरिश, अपनी माता पिता का देख रेख कैसे करते हैं एवं एक कर्तव्य परायण एवं आज्ञाकारी पुत्र बनने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, इस कहानी में कहानीकार ने बताया है, जिसे मैं पढ़कर बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप खड़ा हुआ शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? बच्चों, जयशंकर प्रसाद कार्निवल के मैदान में घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ उस मैदान में उन्होंने देखा चारों ओर चहल पहल थी। एक शरबत बेच रहा था। वहाँ पर लेखक शरबत पीने के लिए पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बालक बड़े ही दिनहीन अवस्था में वहाँ जो लोग शरबत पीते थे उसे बड़ी गौर से देख रहे थे, टकटकी नज़र से देख रहे थे। लेखक को उस बालक पर ध्यान गया तो उन्होंने उस बालक को, हुलिया को देखा तो उसके जेब में एक सूत्री लटक रहा था और ताश के कुछ पत्ते पड़े हुए थे। उन्होंने उस बालक से पूछा, क्या जी, तुमने इस मैदान में क्या सब देखा? लड़का कहता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम होगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने प्रसन्नता से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, टिकट लगता है। कहने का तात्पर्य यह है, बालक लेखक से कहता है, बड़े ही धैर्य और गंभीर अवस्था में कहता है कि यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर लोग निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर पर छेद करते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता है और उससे अच्छा तो खेल मैं अपने ताश से ही दिखा सकता हूँ। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। फिर लेखक पूछते हैं कि उस पर्दे में क्या है जहाँ वहाँ तुम गए थे? तो बालक कहता है कि नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है देश के लिए, वह गर्व से बोला।
और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। बच्चों, अब आइए, इसमें लेखक ने उस बालक के पारिवारिक दृश्य का चित्रण किया कि उसका इस संसार में एक माता पिता ही है। उसमें भी दुर्भाग्यवश पिताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में बंद थे और माता बीमार से ग्रसित थी और बेड पर मरणासन स्थिति में था और बालक गरीबी से जूझ रहा था। वास्तव में ठीक ही कहा गया है कि मुफलिसी तोड़ देती है वो रिश्ते जो अपने खास होते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। उस समय जो बालक का स्थिति था बड़ा ही नाजुक था। लेखक उन्हें शरबत पिलाते हैं और उन्हें मैदान में तमाशा देखने के लिए ले चलते हैं। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। देखो बच्चों, छोटा जादूगर का कितना त्याग भरी बात है कि वो लेखक से कहता है कि हमें शरबत न पिलाए और मैं तमाशा भी नहीं देखना चाहता हूँ। आप मेरा ही तमाशा, ताश का तमाशा देख लो और मुझे ही कुछ पैसे दे देते तो मैं इन पैसों से अपनी माता का पथ्य एवं दवा दारू का व्यवस्था करता। कितना त्यागपन भरी बात है, कितना मर्म स्पर्शी बात है बच्चा का। कहाँ अब है, मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़कों को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। कुछ लोग तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता उन्हें कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। अब देखो, लेखक उन बच्चों को 12 गेंद खरीद कर देते हैं तो लड़का इतना पक्का निशानाबाज निकला कि उसका हर गेम पास कर गया और वह उस गेम में खिलौने को जीत लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलीली सी भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में ही वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। देखो बच्चों, लेखक सुरम्य वनस्पति उद्यान में बैठे हुए अपने सहयोगियों के साथ थे उस झील के किनारे। वहाँ पर यह छोटा जादूगर लेखक को देखकर पहचान जाता है और पहुँचता है और लेखक को नमस्ते कहता है और उनसे खिलौना तमाशा देखने के लिए आग्रह करता है। नहीं जी, मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, तुम तो अच्छे आए।
भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में उसने खेल प्रारंभ किया। लेखक तो पहले मना किए, परंतु लेखक की पत्नी उस बालक को बात से प्रभावित हुआ और उस बालक को पुनः खेल दिखाने के लिए कहता है। अब खेल प्रारंभ करता है लड़का। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा पर काना निकला, लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यह लेखक ने उस बच्चा की काबिलियत को देखा। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। अर्थात लेखक को एवं लेखक की पत्नी को वह छोटा जादूगर अपना खेल तमाशा दिखाकर काफ़ी प्रसन्न कर देता है। और जब लोग खेल देख लेते हैं तो लेखक उसे खेल बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें जाना है। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया और उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैंने कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इसे रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भरकर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। अब मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी है तू। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। लेखक अपनी बात को बताता है कि लेखक की पत्नी श्रीमती जी ने उन्हें उस बालक को 1 रुपया दिया तो लेखक को ऐसा लगा कि 1 रुपया लेकर लड़का क्या करेगा ना करेगा, इस बात का मन में उन्हें सवाल खड़ा होने लगा। अब है वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी। अस्ताचलगामी सूरज की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रहे थे। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। ये लेखक बता रहे हैं कि वह लता कुंज देखने के लिए वहाँ से चल देते हैं। संध्या का समय था और वो गाड़ी में बैठे हुए, सूरज अस्त हो रहा था और गाड़ी में बैठकर ये हावड़ा की तरफ जा रहे थे। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? अब देखो, लेखक उस रास्ते से पास करते हैं जिस रास्ते में छोटा जादूगर का घर था। लेखक ने देखा कि छोटा जादूगर अपने घर के पास कंधे पे कंबल रखकर खड़ा है। लेखक गाड़ी रोक देते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ कहाँ, अर्थात यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। लेखक उसकी स्थिति को देखकर बड़ी स्तब्ध हो जाते हैं। वहाँ लेखक देखते हैं कि छोटा जादूगर की माँ बेड पर एक पुरान कपड़ों में लिपटी हुई सोई हुई थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान की ओर देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर उस छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ
बिल्ली रूठी थी, भालू मनाने लगा था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। वह और जोरों से हंसाने की चेष्टा कर रहा था। तब मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से घूर रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह उसे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? परिस्थिति लेखक देख रहे हैं कि एक दिन उससे मिलने के लिए और उस बगीचा में घूमने के लिए जब जाते हैं तो सड़क के किनारे वह छोटा जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। खेल तो वाकई अच्छा था, परंतु उसका मन उस खेल में जम नहीं रहा था। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, उसने अविचल भाव से बोला। लेखक को वो बालक कहता है कि आज माँ बोली है कि आज जल्द चले आना, आज मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं मर जाऊंगी। इस बात को वह अविचल भाव से लेखक को कहा। तुम भी तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? लेखक को आश्चर्य हुआ कि माँ इसकी हालत मरणासन्न में है और यह खेल दिखाने आया है। इस पर वह बालक तिरस्कार रूपी हंसी को हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको वहां खेल दिखाना मजबूरी था। उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार की रेखा फूट करी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में सब कुछ जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। अर्थात लेखक जब उस बालक की मड़ैया में झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो वह बालक बड़ी ही विनम्रता से माँ माँ कहता हुआ अंदर प्रवेश करता है, परंतु उसकी माँ की आवाज़ से मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, बे। और उसका हाथ एक बार उठता है, फिर उसका हाथ हमेशा के लिए गिर जाता है और वह बालक लिपट लिपट कर रोने लगता है। लेखक इस दृश्य को देखकर बड़े ही प्रभावित हो गए। उनको ऐसा लगा कि इस उज्जवल धूप में हमारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है। लेखक बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब हम यहाँ पर क्या करें न करें, यह स्थिति उन्हें डगमगाने लगा। बच्चों, लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, तत्परता से उनकी देखरेख करना चाहिए और विषम से विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और डट कर मुकाबला करते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।